नमस्कार। आज के इस वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम की जीवनी इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास में कुछ लोग हमेशा याद किए जाते हैं। जब भी बात भारतीय इतिहास में जब भी विदेशी आक्रमणों की बात सामने आती है तो सबसे पहले आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। तो चलिए यहाँ मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास, जीवन, परिचय, युद्ध, भारत पर आक्रमण और मृत्यु जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चालू करते हैं वीडियो। मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास चचनामा ग्रंथ में मिलता है, जिसे फतेहनामा हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चचनामा ग्रंथ की रचना अली अहमद के द्वारा की गई थी, परंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चचनामा ग्रंथ की सर्वप्रथम रचना किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अरबी भाषा में की गई थी। चचनामा ग्रंथ का फारसी में अनुवाद अबू बकर अली कूफी के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय का उल्लेख चचनामा ग्रंथ में ही मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम बिन यूसुफ सकाफी था। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर के अलस्कीफ कबीले में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता कासिम बिन यूसुफ का जल्द ही देहांत हो गया। इसके बाद कासिम के चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो कि इराक के गवर्नर थे, उसने ही कासिम को युद्ध और प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया और एक बेहतरीन सैनिक के रूप में उसे तैयार किया। उसने हज्जाज की बेटी यानी अपनी चचाजाद बहन जुबैदाह से शादी कर ली थी। वह इस्लाम के शुरुआती काल में उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपहसालार था। उसने महज 17 साल की उम्र में मरकान तट के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला करने के लिए भेजा गया था। मोहम्मद बिन कासिम का विजय अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। कासिम ने ही सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाया था, लेकिन इस कर से बच्चे, अपाहिज, साधुसंत, ब्राह्मण एवं महिलाओं को मुक्त रखा गया। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध, भारत पर आक्रमण 710 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ईरान के शिराज शहर से 6000 सैनिकों और 3000 ऊँट, जिस पर जरूरत का सारा सामान मौजूद था, के साथ पूर्व की ओर रवाना हो गया। जब वह मकरान पहुंचा तो वहां के गवर्नर ने उसे 6000 ऊँट और कई सैन्य दस्ते दे करके उसकी मदद की। उस समय मकरान पर अरबों का राज था। मोहम्मद बिन कासिम का देबल की विजय। मकरान के बाद 711 ई में उसने सिंध में प्रवेश किया। उस समय सिंध पर राजा दाहिर सेन की हुकूमत थी। वहां उसने देबल की बंदरगाह, जो उस जमाने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में शुमार थी, उस पर हमला किया। वहां उसे हज्जाज बिन यूसुफ द्वारा भेजे गए समुद्री दस्ते की भी मदद मिली। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल की बंदरगाह को पूरी तरह से फतह कर लिया। इसके बाद कासिम ने देबल शहर का रुख किया। यहाँ पर देबल शहर के सैनिकों ने जमकर इसका मुकाबला किया। शुरुआती मुकाबले में शहर की फौज अरब फौजों पर भरी भी पड़ रही थी। शहर के बीच एक 120 फीट ऊंचा एक मंदिर था। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध समेत कुछ देवताओं की मूर्तियां रखी थी। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ था। शहर के लोगों का मानना था, जब तक ये झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा कोई लश्कर उनके शहर को जीत नहीं सकेगा। उनका मानना था कि अरबों के पहले लश्कर इसी वजह से नहीं जीत सके थे। लेकिन इस बार शहर में मौजूद एक ब्राह्मण ने दाहिर से विश्वासघात किया और जाकर तावीज़ का रहस्य अरबों को बता दिया, जिन्होंने झंडे के बांस को निशाना बनाकर झंडे और तावीज़ को झट नष्ट कर दिया। इस बात ने अंधविश्वासी भारतीयों की निरुत्साहित और निराश कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर में मौजूद एक बहुत ही माहिर सिपाही को बुलाया और कहा कि अगर तुम ये मंदिर तोड़ दो तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। तो जवाब में उस सिपाही ने कहा कि अगर मैं 3 पत्थरों से गुंबद न तोड़ सका तो मेरे हाथ काट देना। थोड़ी देर बाद ही कासिम के इस सिपाही ने 2 पत्थरों से मंदिर का झंडा समेत गुंबद को तोड़ दिया। मंदिर का गुंबद टूटते ही शहर वालों का हौसला भी टूट गया और वह कासिम के सामने कमजोर पड़ने लगे और अंत में उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आखिरकार अरब लोगों ने देबल पर अधिकार जमा लिया और वहां एक भयानक रक्तपात आरंभ हुआ, जो 3 दिन तक चलता रहा। लोगों को कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मार डाले जाओगे, और बहुतों ने मरना स्वीकार किया और शहर के द्वार अरब फौजों के लिए खोल दिया गया। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने देबल का कैदखाना तोड़कर सभी अरब कैदियों को आज़ाद करा लिया और शहर में 4000 अरबों को बसा दिया। कहा जाता है कि 17 वर्ष के ऊपर के सब पुरुष मौत के घाट उतार दिए गए और उनकी स्त्रियां और बच्चे दास बना लिए गए। लूटमार का बहुत सामान अरबों के हाथ लगा।
जिसका 5वां हिस्सा हजाज के द्वारा खलीफा को भिजवा दिया गया। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध। अब तक राजा दाहिर की तरफ से हमले की कोई कोशिश नहीं की गई। इसकी वजह राजा दाहिर के दरबार में मौजूद अरब थे। उन्होंने राजा दाहिर से कह रखा था कि वो इस लश्कर का मुकाबला न करे, क्योंकि इस लश्कर में बहुत बड़े बड़े अरब बहादुर मौजूद हैं और लश्कर में मौजूद एक शख्स ऐसा भी है जो खास आपको कत्ल करने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ आया है। पश्चिमी सिंध पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी पार करके रोहड़ी पहुंचा। वहां उसका मुकाबला सीधे राजा दाहिर सेन और उनके सैनिकों से हुआ। यहां राजा दाहिर खुद हाथी पर सवार होकर जंग के मैदान में था। शुरुआती मुकाबले में राजा दाहिर की फौज अरब फौजों पर भरी पड़ रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में अरबों की सेना ने राजा दाहिर पर वार करना शुरू कर दिया। अरबों के एक सिपाही का जलता हुआ तीर राजा दाहिर के हाथी को लगा और हाथी जख्मी हालत में सिंधु नदी में कूद गया। उसके बाद राजा दाहिर जैसे ही हाथी के पालकी से बाहर निकला, वैसे ही अरब लश्करों ने उन पर तीर से हमला कर दिया और राजा दाहिर मारा गया। राजा के मरते ही उसका लश्कर रोहड़ी के किले में भाग गया और किले के दरवाजे बंद कर लिए। इस लश्कर की संख्या करीब 15,000 थी। इस किले में राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई भी मौजूद थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजा की सगी बहन थी जिससे राजा ने शादी की हुई थी। अब अरब लश्करों ने किले पर हमला किया। रानी बाई ने कई दिनों तक अरब लश्करों से मुकाबला करती रहीं, लेकिन जैसे ही अरब लश्करों ने किले की दीवारों को तोड़ दिया, वैसे ही रानी बाई किले में मौजूद सभी औरतों के साथ खुद का जौहर आग के हवाले कर लिया। इसके बाद राजा दाहिर का बेटा जयसेना चित्तौड़ की तरफ भाग गया। मोहम्मद बिन कासिम का ब्राह्मणावाद की विजय। जब अरब ब्राह्मणावाद पहुंचे तब दाहिर के बेटे जयसिंह ने ब्राह्मणावाद की प्रतिरक्षा में सैनिक जुटाए और शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। कोई 8,000 हिंदू मारे गए, परंतु कम से कम उतने ही शत्रु भी नष्ट हुए। जयसिंह किसी तरह बचकर निकल गया। मोहम्मद कासिम ने नगर पर अधिकार कर लिया और सारे धनकोष को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं ब्राह्मणावाद में ही दाहिर की एक और विधवा रविला दी और उसकी 2 सुंदर लड़कियां सूर्यदेवी और परमल देवी शत्रुओं के हाथ लगीं। पूरे सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। ब्राह्मणाबाद और मुल्तान को भी कासिम ने जीत लिया। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने सौराष्ट्र की तरफ भी अपने सैन्य दस्ते भेजे, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ उसकी संधि हो गई। उसने बहुत से भारतीय राजाओं को खत लिखे कि वे इस्लाम अपना लें और आत्मसमर्पण कर दें। उसने कन्नौज की तरफ भी 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन कूफा से उसे वापस आने का आदेश आ गया और उसे यह विजय अभियान रोकना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में अपने अरब साम्राज्य के विस्तार की तैयारी कर ही रहा कि इसी दौरान हज्जाज बिन यूसुफ की मृत्यु हो गई और इसके 1 वर्ष बाद ही खलीफा अल वलीद प्रथम का भी देहांत हो गया। इसके बाद अल वलीद का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्द मलिक अगला खलीफा बना। सुलेमान के रिश्ते हज्जाज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हज्जाज की तो मृत्यु हो ही चुकी थी। उसने फौरन हज्जाज के वफादार सिपहसालारों मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबाह बिन मुस्लिम को वापस बुला लिया और याजिद बिन अल-मुहल्लब को किरमान, फार्स, मकरान तथा सिंध का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। याजिद को कभी हज्जाज बिन यूसुफ ने बंदी बनाकर काफी प्रताड़ित किया था, इसलिए उसने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर बेड़ियों में डाल दिया। फतहनामे सिंध किताब चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की बेटियों परिमला और सूर्या को तोहफा में अरब खलीफा के पास भेज दिया था। जब वह खलीफा के दरबार में पेश हुई तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। यह सुनकर खलीफा नाराज हुआ और मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर वापस दमिश्क मंगवाने का आदेश दे दिया। उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। लेकिन जब खलीफा को पता चला कि बहनों ने उससे झूठ बोला था तो उसने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो आपको यह वीडियो मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास, जीवन परिचय, युद्ध, भारत पर आक्रमण कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।